सबका यहाँ पे आने का ये मकसद रहा है कि बीते 1.5 साल में यानी 2023 अगस्त सितंबर में काउंसिल इलेक्शन हुआ, तब से लेकर आज तक हमारे काउंसलर ने लंका से कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के तय काउंसलर की क्या रोल रहा, क्या एक्टिविटीज रहा, क्या अचीवमेंट रहा, इन सारी चीजों पे बहस करने के लिए हम सब यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। और हम सब ये जानते हैं कि 2023 अगस्त सितंबर में काउंसिल की जनरल इलेक्शन हुआ, जिसमें बंदा नाचीज कांग्रेस की मैंडेट पे बहसियत कांग्रेस उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे। और बदकिस्मती से मुझे उतना मैंडेट नहीं मिला कि मैं काउंसिल में जाके लोगों को रिप्रेजेंट करूं, लोगों की नुमाइंदगी करूं। लेकिन अलबत्ता मुझे काउंसिल तक रसाई मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन 786 लोगों ने मेरे पर एतमाद करके, भरोसा जिताकर अपने आवाज बनने के लिए, अपने दुख दर्द पे खड़े रहने के लिए जो मेरे पर भरोसा किया, आज उसी का नतीजा है कि मैं उनकी आवाज बन के, उनकी दुख दर्द पे खड़े होके मैं यहां पे मेरे तक आने पे मुझे मजबूर हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2023 के बाद 2023 के प्लान यानी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर और 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर बराबर लगातार ये दोनों फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ कि 2024-25 का भी मार्च में खत्म होने जा रहा है। सिर्फ 2 महीना हमारे पास बाकी है। इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में करगिल काउंसिल की तरफ से, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी काउंसलर को यानी काउंसलर लंकर से को CCDA की तहत 1 करोड़ रुपया बचत वागुजार होते हैं और सब्सिडी कंपोनेंट की तहत हर साल 50 लाख रुपया वागुजार होते हैं। टोटल मिला के यानी हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए काउंसलर की डिस्पोजल पे कंस्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए, कंस्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए, यहाँ की लोगों की बेसिक नीड्स की फुलफिल के लिए, यहाँ की लोगों की फलाह व बहबूद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, करगिल काउंसिल में काउंसलर की डिस्पोजल पे सालाना 1.5 करोड़ रुपए वागुजार करते हैं। और लगातार ये 2 साल यानी 2024-24 के प्लान के तहत 1.5 करोड़ रुपया और 2024-25 के लिए भी सेम बजट काउंसलर की डिस्पोजल पे वागुजार करते हैं सरकार की तरफ से। तो अब सवाल यहां पे ये खड़े होते हैं, और इसी पैसे को काउंसलर यहां इस कंस्टिट्यूएंसी में एक्सपेंडिचर करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करे तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये है, सवाल यहां पे ये खड़े होते हैं, हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में काउंसलर ने इसी कंस्टिट्यूएंसी में स्तापा, उम्बा और लंकर के नाम से CCDA के तहत 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और का सब्सिडी कंपोनेंट की तहत 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, यानी साल में 1.5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं पूरे कंस्टिट्यूएंसी में। दोनों साल में 3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 3 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। 3 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम तो नहीं है, कोई छोटी रकम नहीं है। और ये 3 करोड़ रुपए इस कंस्टिट्यूएंसी में खर्च करने के बावजूद लंकर से कंस्टिट्यूएंसी के आधे से ज्यादा आबादी को पता नहीं है कि इतना पैसा कहां पर खर्च हुआ, किस लिए खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, किस पर्पस के लिए खर्च हुआ, और ये खर्च करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला एजेंसी कौन रहा होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसलिए आज मैं बहसियत अपोजिशन लीडर, मैं करगिल काउंसिल से, करगिल डिप्टी कमिश्नर साहब से, जो कि आप जनाब काउंसिल के CEO भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, आप जनाब से मैं पूरे हमारे पब्लिक की तरफ से आप जनाबान से हमारे गुजारिश है कि हमें इस 2 फाइनेंशियल ईयर में, इस 2 साल में काउंसलर की तरफ से जो भी बजट यहां पे हमारे कंस्टिट्यूएंसी में यहां पे खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, हमारे पब्लिक उसका डिटेल चाहते हैं। कहां कहां पे खर्च हुआ, किस डिपार्टमेंट के थ्रू खर्च हुआ, किस पर्पस पे खर्च हुआ, और इसमें पब्लिक का कितना बेनिफिट रहा होगा, कम्युनिटी को कितना फायदा है। ये हम वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारे गुजारिश है कि हमारे पब्लिक इन सारे चीजों की 2 साल की जो सैलरी आपने काउंसलर को दी, इसके एक्सपेंडिचर की हमें डिटेल चाहिए। ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। शायद करगिल की काउंसिल से, जब से करगिल में काउंसिल बना, करगिल की तारीख में पहली बार शायद ऐसा काउंसलर देखा होगा कि जिसने इलेक्शन के बाद आज 1.5 साल निकल गए,
1.5 साल के बाद इलेक्शन जीतने के बाद आज तक तीनों गांवों में किसी भी मोहल्ले में किसी से भी मिलने की गवारा नहीं करते हैं और किसी से भी किसी भी एक्सपेंडिचर को लेकर 1 मिनट का भी मीटिंग इन्होंने शायद नहीं बुलाया होगा। यह तरबिल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा। बहुत बड़ी अफसोस की बात है। पब्लिक की नुमाइंदगी बनने के बाद, पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के बजाय आज खुल्लम खुल्ला सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक अपनी ही पार्टी को नुमाइंदगी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी अफसोस की बात है और सरकार से ये बात हम जनाब एलजी साहब से भी, ऑनरेबल एलजी साहब से भी हमारा गुजारिश है, क्योंकि अगर काउंसलर जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पार्टी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके जितने भी अपोजिशन के लोग यहाँ पे रहते हैं, जितने भी अपोजिशन के वोटर्स यहाँ पे है, इनके लिए अलग से कोई काउंसलर आप लोग नॉमिनेट करें ताकि उसके थ्रू यहाँ की लोगों की डेवलपमेंट की काम जो है वो ले सके, यहाँ की लोगों की बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल कर सके, यहाँ की लोगों की जो मुश्किलात है उनकी आवाज पे कोई पहुंच सके। अगर काउंसलर का काम, चुने हुए नुमाइंदे का काम सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी तक महदूद रहना है तो मेहरबानी करके अपोजिशन के लिए कोई और एक नॉमिनेट काउंसलर यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे पब्लिक की आवाज है, क्योंकि 786 लोगों ने मुझे वोट देकर, मेरे हक में वोट देकर अपने आवाज बनने के लिए मुझे चुना है। तो जब तक कि ये 5 साल नहीं गुजरती है तब तक मैं इनकी आवाज बन के रहूंगा। हर फील्ड में इनकी आवाज बन के मैं आगे आने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पे जो अभी मैंने बात बोला, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को एतमाद में लेके काम करते हैं, उसकी मिसाल अगर हम आपको मीडिया के सामने लोगों के लिए अगर हम इसकी मिसाल रखें तो यहाँ पे अभी इसी 2 साल में जितने भी सब्सिडी कंपोनेंट के तहत उन्होंने जो भी इक्विपमेंट्स लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट की, जो भी इक्विपमेंट्स लोगों के लिए उन्होंने खरीदी है, परचेस की है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ अपने ही पार्टी के लोगों को तरजीह दी है। चाहे वो ये ग्रीन हाउस की प्लास्टिक बांध रहे थे या सेंटेक्स लेके दे रहे थे, इवन की सपोर्ट्स के लिए, सपोर्ट्स से रिलेटेड लोगों की जो जज्बात है उनके साथ खेलते हुए, जो जवानों की जज्बात है उनके साथ खेलते हुए, इवन की सपोर्ट्स की जो इक्विपमेंट्स होती है वो अपने ही खिलाड़ियों में, अपने ही जवानों में इन्होंने बांटते हैं। और कुछ सपोर्ट्स की जो आइस आइस हॉकी के शू जो होते हैं, वो कुछ शूज हमारे उम्बा में किसी के पास इन्होंने दिया था, सईद मास्टर उन्होंने उनके पास कुछ दिया था, वो सारे लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। बाकी उसके बाद जितने भी लाए वो सब अपने ही लोगों में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। सईद शमसुद्दीन साहब के पास उन्होंने कुछ दिया था और सईद साहब ने भी इनको खिलाड़ियों में खुलेआम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी, उनका हम मशकूर हूं। बाकी जो उन्होंने काउंसिलर ने खुद अपने पास रखे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों तक उन्होंने महदूद रखा। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और इसी जवानों को लेकर, देखो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतने ही पोटेंशियल है, इतने ही यहाँ पे वसाइल है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सपोर्ट के नाम से यहाँ पे टोटली खाली है। चाहे आप इंडोर सपोर्ट की बात करें, आउटडोर सपोर्ट की बात करें, विंटर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट की तरफ एक भी कदम आज तक नहीं बढ़े हैं। हमारे कंस्टिट्यूएंसी की लोग, हमारे कंस्टिट्यूएंसी की जो जवान है, जो सपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाकी खिलाड़ियों की तमाशाबीन बनकर बाकी खिलाड़ियों को दाद देने की बजाय उनको अपने पास कोई भी ऐसा हुनर इनके पास आज तक नहीं है। यह हमारे काउंसिलर की अभी तक का अचीवमेंट रहा है। और उसके बाद मैं ये बात आपको बताते चलूं, जो रर्जी के नाम से यानी शफट के नाम से, चरावे के नाम से उन्होंने अपने कुछ लोगों को लंका से ही तकरीबन 5 नफर को उन्होंने शफट बना के, रर्जी बना के सब्सिडी कंपोनेंट से उनकी खातों में पैसा जमा हुआ है। जबकि हालांकि न वो लोग शफट है, न वो लोग रर्जी है, न किसी को पता है इनकी शफट करने की। और इसमें हमारे यहाँ की वेटरनरी की ब्लॉक लेवल की जो ऑफिसर है, मुझे जहां तक मैंने सुना एक डॉक्टर है, उसका नाम मोहम्मद शायद बदन, उसका नाम मैंने भूल गया। यहाँ पे सब्सिडी कंपोनेंट पे
सब्सिडी कंपोनेंट पे कुछ लोगों को रर्जी बना के, रर्जी मतलब यहाँ पे यानी शपथ बना के, और उनके नाम पे 45 हजार रुपया रर्जी बना के 5 नफर लंगर से 5 नफर के नाम पे उनके अकाउंट में पैसा डाल रखा है। जबकि है तो हालांकि सपा में भी है, उम्बा में भी है, और उम्बा में भी शायद यही पैसा लोगों को मिला है, सपा में भी यही पैसा लोगों को मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेट लंगर से में ये पैसा ना पिछले साल लोगों को मिला था, ना इस साल लोगों को मिला है। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोगों को मतलब पूरे लंगर से के सारे लोगों को मिलना चाहिए, कम से कम उन लोगों को तो मिलना चाहिए जिन्होंने भेड़ बकरियां पाल रखे हैं, जिन्होंने लिव स्टॉक रखे, कम से कम उसूल के तहत भी जनधन भी है, कम से कम उन लोगों को तो मिलना चाहिए। सारे लोगों को देने की मैं भी बात नहीं करता हूं। और इस पैसे को लोगों से छुपा के काउंसलर के साथ मिली भगत करके इसको चोरी करने वाला यहां एरिया की जो डॉक्टर है, डॉक्टर मोहम्मद बाकिर शायद उसका नाम है, इस चोरी में बराबर की वो डॉक्टर भी मुलव्वस है। हम सरकार से चाहते हैं, वर्दी डिप्टी कमिश्नर से चाहते हैं कि इस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी इसको सजा देना चाहिए, क्योंकि रिश्वत सितानी को बढ़ावा देने के लिए, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऑफिसरों की हाथ रहा है, तब जाके लोगों को, तब जाके ऐसे काउंसलरों को थोड़ा ये जुर्रत बनता है उनको लोगों की हुकूक पे शब खून मार दे के, लोगों के हुकूक को खाने की, चोरी करने की उन्हें हिम्मत जुर्रत उस वक्त मिलता है जब ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, ऐसे पढ़े लिखे रिश्वतखोर लोग जो ऑफिसर बन के, डॉक्टर बन के यहाँ पे ड्यूटी पे आ रहे हैं, मोहम्मद बाकिर इसका नाम है, ऐसे लोगों की वजह से एक तो रिश्वत को बढ़ावा मिलता है, रिश्वत की एक माहौल बन जाता है, दूसरा गांव लेवल पे इन्हीं लोगों की वजह से गरीबों की हुकूक जो है पायमाल हो जाते हैं, गरीबों के हुकूक जो है खत्म हो जाते हैं। मैं बजाते खुद उस डॉक्टर को नाम लेके कहता हूं कि आपका नाम मोहम्मद बाकिर है, आप इस डिजिग्नेशन पे बैठते, आप एक डॉक्टर बन के, अफसोस की बात है गरीब लोगों की इस पैसे को आपने खाना, ज्यादा से ज्यादा आपको इस पैसे में से ज्यादा से ज्यादा आपको 50,000 मिला होगा रिश्वत के तौर पे। मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं कि आपने इनको कब अपॉइंट किया था, कब एंगेज किया था। हालांकि आपने सर्टिफिकेट पे लिखा है 4 मंथ के लिए हमने एंगेज किया था, जबकि यहां पे आपने ऐसे लोगों पे एंगेज करते हैं रर्जी के नाम से, शफर के नाम से। हालांकि उसमें से मुझे, जहां तक मुझे पता है, एक नफर तो उस वक्त घर पे ही नहीं था, जबकि उसी टाइम में, उसी पीरियड में और इस बंदे को एंगेज किया हुआ है रर्जी के लिए। बहुत बड़ी अफसोस की बात है, हजार अफसोस होना चाहिए आप जैसे लोगों पे। इस तरह से रिश्वत के पैसे लेके आपने बाल बच्चों को विंटर सीजन में गोश्त खिलाने से बेहतर है दाल सब्जी पे गुजारा करो, लोगों की हुकूक लोगों तक पहुंचा दो। मेरे सरकार से, डिप्टी कमिश्नर से मेरा गुजारिश है, मेरे लोगों की तरफ से गुजारिश है, मेहरबानी करके ऐसे ऑफिसरों को कभी नहीं छोड़ना, बराए मेहरबानी। और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मेरा गुजारिश है, इन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इनकी तहकीक होनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे काउंसलर ने लोगों के साथ जो बर्ताव कर रहा है, जो अपोजिशन लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, इस बाबत भी मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से मेरा गुजारिश है, मेहरबानी करके इनकी जड़ तक आप लोग देख लीजिए, तहकीक कर लीजिए। अगर आप लोगों को इनका कोई ये रियलिटी जो सामने आ जाएगा, हमारे आपसे गुजारिश है कि आप लोग इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस 2 साल में जितने भी अपोजिशन के हुकूक को जो इन्होंने पायमाल कर रखे, अपोजिशन की हुकूक को इन्होंने सलफ की है, खत्म की है, हमारे लोगों से की तरफ से मेरा गुजारिश है कि इनको हुकूक को बराबर इन तक मिलना चाहे। सब्सिडी कंपोनेंट की तहत इन्होंने जिस तरह से रर्जी के लिए वेटरनरी वालों को पैसा दिया था, उसी तरह से सेम उसी तरह से सॉइल कंजर्वेशन को भी लैंड डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रखा है। और इससे पहले कि मैं सॉइल कंजर्वेशन वालों से मिला था और उन्होंने इस पैसे को एक्सपेंडिचर नहीं किया है इस साल की, तो मैंने उनको बोल के आया हूं। आज आप भी मीडिया के थ्रू में उनको और भी बोलता हूं कि जब तक यहाँ पे पब्लिक के बीच में सारी प्लान जब तक नहीं आते हैं, जब तक पब्लिक कन्विंस नहीं होते हैं, तब तक आप लोग किसी भी किस्म की एक्सपेंडिचर नहीं करेगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं सारा कुछ मुझे पूछ के करो, मुझे पूछने की कोई बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मेरे पार्टी को दे दो। मैं ना पार्टी की बात कर रहा हूं, ना आज मैं खुद अपने लिए बात कर रहा हूं। आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो पूरे कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं। यह काउंसलर जब पब्लिक की नुमाइंदगी जब इसको करना है, पब्लिक ने इनको पब्लिक ने अपने नुमाइंदगी करने की, रिप्रेजेंट करने की जब हक दे रखा है, मैंडेट दे रखा है, तो उनका फर्ज बनता है कि हर गांव में जाए। मैं कहता हूं वो हर गांव में जाए, हर गांव में जाए, हर मोहल्ले में जाए। जब आपको सेलिंग आते हैं, आप सेलिंग लेके हर मोहल्ले में जाए, हर गांव में जाए, हर गांव में जाके हर गांव वालों को जमा करके
गाँव वालों से आप प्लान लीजिए। अगर आप गाँव वालों को जमा करके गाँव वालों से प्लान लेगा तो गाँव वालों में कांग्रेस के भी लोग होते हैं, सीधी सी बात है, एनसी के भी होते हैं, बीजेपी की भी होते हैं, जितनी भी पार्टी है सारे लोग वहां पे होते हैं। तो सारे लोगों की मिला जुला आपको जब प्लान बन जाते हैं, वो प्लान जो है जेन्युइन प्लान होते हैं, वो सब शिफा प्लान होते हैं, उस प्लान पे कोई भी किसी का अंगुली नहीं उठाते हैं, जब उस वक्त वो प्लान जो है जेन्युइन प्लान बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों को लेकर, अपने ही पार्टी के सपोर्टर को लेकर चल रहा है। इसीलिए आज हम मजबूर हुआ यहाँ पे सोशल मीडिया पे आने में, आज हमें मजबूर हुआ, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं था। मैंने उसको इससे पहले भी, जब तक कि हालांकि एनसी कांग्रेस यहाँ पे काउंसिल में कोलेशन काउंसिल जो चल रहे हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन को एक कमेटी भी रखा है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस की तरफ से हमारे इस्माइल साहब रखा है, एनसी की तरफ से इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे ऑनरेबल एमपी साहब है। हालांकि यही बात मैंने जब एमपी इलेक्शन के दौरान लंकर से मैं कैंपेन के लिए आया था, हमने यही बात हमारे लोगों के सामने ऑनरेबल एमपी साहब के सामने रखा था। उस वक्त मैंने क्लियर कहा था कि एमपी साहब आप इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का आप मेंबर है, हमारे आपसे गुजारिश है, आप एनसी की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर है, तो यहाँ पे हमारे काउंसलर ने हमारे तय, हमारे पब्लिक के तय काउंसलर का रोल जो है, काउंसलर की एक्टिविटीज जो है, इनकी एक्टिविटीज हमारे तय बहुत खराब रहा है। और आपसे हमारे गुजारिश है कि उसको आप क्लियर करें। जो जितने भी बजट आते हैं कम से कम सारे लोगों को एतमाद में लेके करने के लिए आप कहे। हमने ऑनरेबल एमपी साहब से भी कहा था, लेकिन ऑनरेबल एमपी साहब ने भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। और जब हमने यही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमने कहा, इस्माइल के सामने रखा, तो इस्माइल साहब ने इसी काउंसलर को बुला के जो फेरोज साहब ऑनरेबल जो इसी रहा है, उनके सामने हमारा बात हुआ था। उसी बात पे मैंने ये सारा कुछ काउंसलर के सामने यह सारा बात रखा था। तो काउंसलर ने उस वक्त ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो साहब और इस्माइल के सामने काउंसलर ने मेरे से ये वादा किया था, आज के बाद जो भी बजट आते हैं, जो भी फंड्स आते हैं, लोगों को बुला के, लोगों के सामने लेकर, लोगों को सामने रख के, लोगों के बीच में प्लान बनेगा, लोगों को एतमाद में लेके काम करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो सिर्फ बातों तक महदूद रहा। उसके बाद फिर से अपने तरीके पे उन्होंने खर्चा करना शुरू किया, फिर से अपने तरीके पे वो अपना टाइम पास करना, अपने ही पार्टी को लेके करना, उन्होंने ये सारी बातें शुरू किया। इसलिए आज मैं कहता हूं कि सॉइल कंजर्वेशन को भी बराए मेहरबानी जो भी काम करे, अगर हमें पता नहीं हो, हमारे लोगों को पता नहीं हो, कम से कम खुद को तो सेटिस्फाई करें। क्योंकि आप जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी से, आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ काउंसलर की तरफ से जो आपको अप्रूवल मिलता है, प्लान मिलता है, आंख बंद करके उसको एग्जीक्यूट करने के आपका काम नहीं होता है। आपको फिजिबिलिटी तो आपको देखना है, जेन्युइन तो आपको देखना है, कौन सा काम कितना बेनिफिट है, इसमें कितने पब्लिक को फायदा है, ये तो आपको देखना है। कम से कम आप लोग अपने हिसाब से फिजिबिलिटी चेक करें, अपने हिसाब से कम खुद को तो सेटिस्फाई करें। ये काम कम्युनिटी के लिए है या नहीं, ये काम सही जा रहा है या गलत जा रहा है, खुद तो आप लोग देख लीजिए। आपको कोई आपको पार्टी कुछ देगा, ना कोई लीडर बाद में आपके लिए कुछ आपकी डिफाइन में कुछ नहीं करेगा। इन लीडरों का तो पता नहीं, मुझे लगता है और खुद का भी पता नहीं क्या हाल होगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये जो है कनाडा में जो हमारे एक इंचार्ज बैठा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बहुत बड़ी अफसोस की बात है, ये साहब तो खुल्ला काउंसलर की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। हालांकि अपोजिशन के लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ इतनी बर्ताव कर रखा है इस साहब ने कि हमारे कुछ लोगों से पैसा लेने के बावजूद भी इन्होंने वाटर हीटर इशू नहीं किया है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। हमारे लोगों से सब्सिडी का जितना रकम लेना था वो ले लिया, उसको लेने के बाद भी इस साहब ने काउंसलर की अप्रूवल न मिलने पर इन बेचारों को आज तक वाटर हीटर इशू नहीं किया है, पैसा लेने के बाद भी। मैं तो ऐसे डिपार्टमेंट से, वेटरनरी वालों से, कनाडा वालों से, खासकर इन दोनों डिपार्टमेंट से मेरे गुजारिश है, मेहरबानी करके आप लोग अगर एनसी की चमचागिरी करना है, एनसी पार्टी को प्रमोट करना है, मेहरबानी करके डिपार्टमेंट छोड़ के सियासत में घुस जाओ। आप दोनों भी, आप दोनों के लिए ही अच्छा है। अगर आज के बाद भी इस किस्म की गुंडागर्दी की, किसी भी पार्टी को आप लोगों ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, तो खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं इसी 786 नफर को लेकर आप लोगों के रेजिडेंट के सामने हमने डरने पे बैठना है। हम अपने हक को मांग करने के लिए आप लोगों की रेजिडेंशियल पे ही आके हमने डरने पे बैठना है, क्योंकि कानून तो आप लोगों को कुछ कर नहीं रहा है, कानून को तो आप लोग कुछ डर नहीं रहा है, कानून तो आप लोगों के सामने कुछ है नहीं है। फिर हम लोगों को कानून के दायरे में रहकर मैं अपने लोगों को लेके आप लोगों के रेजिडेंट के सामने डरने करने पे मजबूर है।
یہ میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں، پرٹیکولر آپ دونوں سے. باقی ڈپارٹمنٹ سے میرا گزارش ہے مہربانی کر کے جو بھی آپ لوگوں کو کام کرنا ہے گراؤنڈ لیول کی ریئلٹی کو دیکھ کر، جنوین کو دیکھ کر، فیزیبلٹی کو دیکھ کر جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے مہربانی کر کے خدا کے لیے آپ لوگ خدا سے ڈرو. اگر دنیا پہ اگر قانون کو نہیں ڈرتے ہوں گے خدا سے ڈرو. ان لوگوں پہ اتنا ظلم مت کرو. ایک ان پڑھ اور جاہل اور نالائق کونسلر کے بعد میں جا کے لوگوں کے حقوق پہ اس قسم کی شب خون مت مارو مہربانی. میرے ساری ڈپارٹمنٹ سے ہمارا یہی گزارش ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کونسلر کو، اس کو تو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے. اگر اس بندے کو دین کا پتہ ہوتا، ہمارے دین کے سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پیسہ جو کونسلر کو ملتا ہے یہ پیسہ جو ہے بیت المال ہے. اور بیت المال کتنا نازک ہے، کتنا اس کے لیے کتنا یہ خرچہ کرنے کی کیا کیا رول ہونا چاہیے. اگر اس کو دین کا پتہ ہوتا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت المال کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے. اگر اس بندے کو دنیا کا پتہ ہوتا تو اس بندے کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں ہمارا کانچی میرا ملک، آج ہمیں فخر ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہے. ہندوستانی ہونے پہ ہمیں فخر ہے کہ آج ہم ہندوستانی ہے. اور ہمارا ہندوستان میرا ملک جو ہے دنیا میں ایک نمبر پہ آتے ہیں ڈیموکریسی پہ. جس ملک میں ہمیں بولنے کی، کھانے کی، پینے کی، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، کام کرنے کی، گھر بنانے کی، سب کچھ کرنے کی اس قانون نے، اس ملک نے ہمیں آزادی دے رکھا ہے. لیکن ایسے ان پڑھ اور جاہل اور نالائق کونسلروں کی وجہ سے ہمارا یہ سارے حقوق جو ہے سلب ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چھن جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتا ہوں اس بیچارے کو تو دنیا کا بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور وردی ڈپٹی کمشنر سے، آپ جناب سے ہمارے گزارش ہے جب تک اس 2 سال کی یہ ساری بجٹ کا ہمارے عوام کے سامنے خلاصہ نہیں ہوتے ہیں تب تک اس بندے کو 2025-26 کا آنے والا جو بجٹ ہے، سیلنگ ہے، اس کونسلر کو نہیں ملنا چاہیے. جب تک یہ پیسہ، یہ ساری رقم جو ہے پبلک کو خلاصہ نہیں ہوتے ہیں، پبلک کے سامنے نہیں آتے ہیں. اگر ڈی سی آفس سے ان کو یہ پیسہ، یہ خلاصہ ہونے بغیر اگر ان کو 2025-26 کے لیے بھی اگر سیلنگ مل جاتے ہیں تو ہمیں مجبور ہے آنریبل کورٹ سے رجوع کرنے پہ. آنریبل کورٹ سے رجوع کر کے اس آنے والے بجٹ پہ سٹے آرڈر کرنے پہ ہمیں مجبور ہے. اور ہمیں مجبور نہ کریں. وردی ڈپٹی کمشنر سے ہمارے گزارش ہے اور انشاءاللہ ہم سب کو ایک ٹیم بنا کے جلدی ایک میمورینڈم کو لے کر ڈپٹی کمشنر سے ہم انشاءاللہ ملنے بھی جاؤں گا، جس میں بھی ہم یہی کہوں گا وردی ڈپٹی کمشنر سے کہ مہربانی یہ ساری 2 سال کی ہمیں خلاصہ کر دیجئے. اگر خلاصہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ جب تک یہ خلاصہ نہیں ہوتے ہیں، جب تک ان کی ریئلٹی گراؤنڈ پہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں، تب تک 2025-26 کا بجٹ جو ہے اس بندے کو نہیں ملنا چاہیے. اگر ملا تو ہمیں مجبور ہے، ہم آنریبل کورٹ سے رجوع کر کے اس چیز پہ ہم سیٹر کرنے پہ ہمیں مجبور ہے. میں آخر میں بحیثیت پریزیڈنٹ AICC بلاک سانکو کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں وردی ڈپٹی کمشنر کرگل سلیکان بالا صاحب سوسو صاحب کو میں کانگریٹ کرتا ہوں. آپ جناب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آنریبل پرائم منسٹر کی طرف سے آپ جناب کو ایکسلنٹ ان پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو ایوارڈ ملا، جس کے لیے میں آپ جناب کو بہت بہت دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. جناب میڈیا عادل صاحب و کانگریس کمیٹی سانکو پریزیڈنٹ صادق صاحب یا دخصت صاحب صادق صاحب اس موس چی نچی کونسلر اندر سامس فنڈز امت چی امت تزربو نچا 786 ووٹ تاں سے نچا صادق صاحب کا विश्वास रचमीसिन इंशाअल्लाह अच्छा उम्मीद हो कि आइंदा अच्छा साय का जी जुल्म जिछेन हो छाना 2 साल के करीब सुं यक्षी ची अच्छा ना देसे मीटिंग ची मसुं खुरी शेखन का तो खुरेज दे एनापिस गा पुलान चियो जरगंची जाकी लास का तो तंग से सुं सही छाना दसंग अच्छा 170 घर मिया अरेस्टिन दसंग या नायब सरपंच इनमिन सल्ला दसदी के पुलिस कमेटी मेंबर्स अफुलेश तकपियन रंगाचो सेन छाना यंतस टिशिक गमी दे मिगा मा टिशिक शर्बी लेवली के दक्सा मीटिंग ची मचा खोरस खुरी हिसाब चिकाता से दिफानुन सरबत छाना 1.5 करोड़ सालाना फंड देन नजु आचा जरे दक्सा आचा लंकर सिफन आचा मतु उम्बी आचा मतु नतंग आती हुकूक पुतो 32 लाख आचा तो 32 लाख फंड आचा दे यानु हिसाब किताब बस हिसाब बना छाना यक्षी ची के स्कूल ची का मास्टर ची खिंता होता या खिंती स्कूल यानु भाई प्रोग्राम ची ठीक दुगा
یادیان یالا بس سکول نکا ایجوکیشن دو تا چو پرابلم متا دے داسا اچی چوز کم زے بیمالسے نکا چو مت پرابلم یود گاڑی کی فین در سے داسا چیزی گاڑی لے وت میں جگہ کھجی چو پرابلم نہ سوسن باقی آتی اینو نکنا جگہ آتا چوت لیکن جگہ کھجی مشکلات یود چانا دو نکا کونسلر پلا ووٹ تنگ سے نیلتی آتی یاران یانو مالی امام پوز گوا جکسن جودے جو حق الناس پوچھی بچین علی پھر پوچھی بیت پا حق الناس حساب بچنا الگ منبتی جگت پا مینس پر تنسنا الگ جگت پا دے حق الناس پلا پول ارسل و دیو انسانیتی لشی نجو یارا غریب غربا دقسا کمپوین سبسیڈی دس سغیچ پینس کان سے نمت ہو بین دقسا منگا 10 نفر لپنشتی کی پینو کھیلے نمتا بین اور غری دے محلے نکدیانو 45 گریوت دقسا 1 روپی اچھا لازمت جویا چھانا 2 سال پسوں سے جاسی چی میٹنگ چی بیت دے جانا بازار لتوک سجو جو دیانو کم سے کم گویوک شو ملو ngachi محلوں نے نوچے یہ نا سافیس بنا تین نام تینی 2 سال پوچھو yang nam putangnu chana ngachi mehrbani sadiq sahib yara mehrbani ngachi dilas kunika yara som se ngachi farz yoman ngachi hukuk yara ngacha jaksinde dula yara DC sahib sak pochar wazna governor sak pochar wazna ngachi project kachi got ngacha dana dana jas ngara LG sahib nam bumiti asungani council andar matum yab nader umochus kwa norosonshik LG sahib आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वहाँ पर 2 बार मीटिंग में आपने बुलाया था उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीसी साहब भी था अपना डिस्ट्रिक्ट का एसपी साहब भी था 2 प्रोजेक्ट था उनको शायद कागज हमने ले में भेज दिया है वो इनके थ्रू नहीं था जो काउंसिल के अंदर नहीं था जो हमारे प्रोजेक्ट जो हमारे एक नाला ट्रेनिंग करने का था मचिल या नाला ब्रुचे के पिंडूला तकरीबन कमिश्नर सेक्रेटरी खुद आके 5 करोड़ हमको देने के लिए बोला अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ निकाले अभी छंगरा में जो था वो एक जनवल वो भी था तकरीद नालो एक नंबर का था कमिश्नर सेक्रेटरी खुद ने सेंशन करके आज वो दबाया किसने दबाया काउंसिल वालों ने दबा दिया मेहरबानी बस अच्छी दिला सुन फी मर सुख और डीसी साहब आपसे भी मेहरबानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऊपर जो हमारे प्रोजेक्टों को नीचे दबा रहा है उनका आप ध्यान करें एलजी साहब का भी बहुत शुक्रिया और हमारे यहाँ कमेटी सादिक साहब है हमारे यहाँ साथी हमारे जो लोग हैं उनका भी शुक्रिया वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह चन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात